एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स के मामले में क्रूज ड्रग्स केस में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके ड्रग पैडलर्स के साथ संबंध है। और इस पर फडणवीस ने इनकार किया आरोपों से, कहा नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है और वो इसका खुलासा दिवाली के बाद करेंगे। इस पर नवाब मलिक ने कहा है कि फडणवीस ने जो बात की है उसे वो साबित करें, मैं किसी अंडरवर्ल्ड के साथ नहीं जुड़ा। नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके जरिए करोड़ों रुपए की उगाही की गई। और कल देवेंद्र जी ने यह कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता। इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम के इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। ये बात तो जायज है, अफसरों के पास इतने महंगे कपड़े कहां से आते हैं, लेकिन ये भी तो सवाल है कि नेताओं के पास फिर इतने महंगे कपड़े कहां से आते हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन का क्या कहना है, जानने के लिए उनसे बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगभग हर रोज सुबह मीडिया कर्मियों से बात करें, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। और मंगलवार की अगर बात करें तो एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आए और कई सारी चीज़ों पर बात की। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए यास्मीन वानखेड़े जी हैं। कई सारे आरोप लगाए हैं, आरोप आप पर भी लगे हैं। बताया गया कि किस तरह से 2 चैट के स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं जिसमें बताया गया कि आपसे लोग बात कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनका नाम एनसीबी की ओर से आया गया है, उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक गैंग बैठी हुई है, प्राइवेट गैंग, जो उगाही करती है। और आप क्यों बात कर रही थी, ये सारे सवाल भी उन्होंने पूछे। किस तरह से दिखते हैं? अगर हम यहाँ उगाही करने बैठे होते तो हम आपकी बेटी और बेटों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते। ये कौन सी दुनिया में जीते हैं ये नवाब मलिक जी? इतना आसान है किसी के ऊपर आरोप लगाना कि आप एक्सटॉर्शन करते हो, खंडनी करते हो। ये केस आपके पास क्यों आया? ये केस में कोई घर बैठी आपकी औरतों की तरह घर बैठी हुई औरत नहीं हूँ जिसको बैठे बैठे सब कुछ आप दे देते हो इलीगली। तो मैं बताऊं, मैं एक कमाने वाली औरत हूं और मैं एक लॉयर हूं और एक क्रिमिनल लॉयर ऑन द टॉप हूं। तो ये केसेस अगर ये षड्यंत्र रची थी, आपने रचा होगा मेरे ख्याल से, ये एक षड्यंत्र रची थी मेरे खिलाफ। मैंने हमेशा से कहा है कि मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम, सही और सच्चे लोग अपना बंद नहीं रखते, उनको कोई डर नहीं होता। प्राइवेट आर्मी पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि प्राइवेट आर्मी बनाई गई है, उगाही की गई है। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुबई और मालदीव्स की भी बात कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके बात करने से कुछ होता है? उनके बात करने से कुछ फर्क पड़ता है? मुझे तो अब तक समझ में ही नहीं आया। इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, इतना सारा बात कर रहे हैं, इतनी सारी सबको डिक्लेरेशन बता रहे हैं, लेकिन उठ के अब तक जनाब कोर्ट में नहीं गए। कपड़ों का जिक्र किया तो उनका समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 2 लाख के जूते, 50,000 के ऊपर के शर्ट, 30,000 के ऊपर के टी शर्ट, 20 लाख के ऊपर की घड़ी वो पहनते हैं। इस तरह से उनका कहना है। ये भी उन्होंने कहा कि एक बार पहनते हैं तो वापस नहीं पहनते। कौन सी फिल्म देखे थे पिछली रात सोने से पहले? मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी फिल्म देखे थे नवाब मलिक जी? ऐसे कोई करता है? और बाकी का जहां पर कन्फ्रंटेशन की बात रही, जो आप 50 लाख की घड़ी बोल रहे हो, वो मेरी मम्मी ने 17 साल पहले उनको दी हुई थी और वो अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखते हैं। अदालत जाएंगे आप? अदालत अभी इस इंसान के लिए अदालत अब अगर हमारा काम ज्यादा रहा तो मैं उनकी तरह तो फ्री हूं नहीं, तो मैं उसका जवाब आपको सोच कर दूंगी। आप करिए जो आपको करना, आप रोज ट्वीट कीजिए।
कहीं ना कहीं आरोप जरूर कई सारे लगे हैं, लेकिन उन आरोपों का खंडन किया गया है और ये देखना अहम होगा कि इसमें आगे और कुछ क्या होता है। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट की इस साल की परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्रों में से 8,70,000 छात्र पास हुए हैं और इनमें टॉप किया है हैदराबाद की मृणाल कुट्टेरी ने, जो 3 टॉपर हैं उनमें से एक हैं। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने उनसे बात की। 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट लिखी थी और उसमें पहला रैंक पाया है हैदराबाद की मृणाल कुट्टेरी ने। बहुत बहुत मुबारक आपको। आपने कैसी तैयारी की थी? और लोग बोलते हैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना पड़ता है और सालों साल। मतलब कुछ लोगों के लिए शायद वो काम करता है, मतलब लेकिन मेरे लिए इट नेवर वर्क। मतलब मैं कॉलेज टाइम के अलावा मे बी 4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे, मतलब मैं उससे ज़्यादा कभी कर नहीं पाता था। तो मैं एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे टीचर्स एट आकाश, माय फैमिली, उन्होंने कभी भी मुझे पुश नहीं किया कि ज़्यादा पढ़ो या डिफरेंट मटेरियल्स देखो, ये टेस्ट सीरीज़ करो, वो सब नो वन प्रेशराइज मी। तो मुझे लगता है उसकी वजह से मैं करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड में एग्ज़ाम लिख पाया, मतलब लीस्ट पॉसिबल स्ट्रेस के साथ मैंने एग्ज़ाम लिखा था। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि शायद उसी की वजह से मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाया एग्ज़ाम में। आप घंटे घंटे नहीं बैठते थे, लेकिन फोकस के साथ पढ़ते थे जब भी पढ़ते थे। आप दूसरों को क्या एडवाइस देंगे जो बच्चे अब एस्पायर कर रहे हैं कि नीट लिखें फिर से? धैर्य रखो, मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि जो दूसरों के लिए काम करता है वहीं आपके लिए भी काम करे। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये देखिए कि एग्ज़ाम लिखने का तरीका हो या पढ़ने का तरीका हो, जो आपके लिए काम करता है वही फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब लोग क्योंकि सब लोग कर रहे हैं मैं भी वही करूँगा। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो फोकस आप रखते हैं उसमें काम करना है। और इसलिए नहीं कि सारे लोग 10-12 घंटे या 16 घंटे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन फोकस रखिए अपना और स्ट्रेस मत लीजिए। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज धनतेरस है, बाजारों में जबरदस्त भीड़ है। धनतेरस के दिन आमतौर पर लोग सोने चांदी के बर्तन खरीदते हैं या फिर सामान्य बर्तन खरीदते हैं। और इस बार धनतेरस पर किन चीजों को लेकर लोगों में ज्यादा दिलचस्पी दिख रही है, बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अभी ज्वेलरी स्टोर्स में आए हैं एक मूड चेक के लिए, ये देखने के लिए कि बाजार में इस धनतेरस मूड क्या है। इस बार ऐसा सोच रहे हैं हम लोग कि हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। पहले हम आफ्टर कोविड वी हैव रियलाइज दैट लाइफ इज, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन लाइफ, सो वी हैव टू बी केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑल्सो। इस धनतेरस हम चेन और इयररिंग्स लेने आए हैं बिकॉज कुछ खरीदना ही था एंड इससे बेटर तो कोई डे है ही नहीं लेने के लिए। अच्छा, और आप? मैं आज रिंग लेने आई हूँ और अब ये है कि सारी चीज़ें अब ओपन हो गई हैं, अब हम सब काम पे भी जा रहे हैं, तो ऐसे लगा कि आज के दिन अच्छा दिन है जिस दिन हम कुछ नया लेते हैं। काफ़ी टाइम से कुछ नहीं लिया है। ओके, और आप मैम, आप क्या ले रही हैं धनतेरस? मैं 2 रिंग्स लूँगी, एक गोल्ड की लूँगी और एक डायमंड की लूँगी। पिछले 2 सालों से मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मन ही नहीं हुआ, मन बहुत ख़राब था और इस बार मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ खरीदने। वेरी नाइस। एंड यू नो, अगर मैं आपसे पूछूं यू नो कि आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड है, डिजिटल ज्वेलरी शॉपिंग है, हम यू नो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यू नो, आप इस जनरेशन से हैं कि इस धनतेरस आप क्या बोलेंगे कि आप डिजिटली इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे यू नो आपको लगता है कि स्टोर्स में आके इन्वेस्ट करना चाहेंगे गोल्ड या सिल्वर में एंड ऑफ कोर्स डायमंड में, लाइक शी सेड, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस? मुझे ऐसे ट्राई करके ज्वेलरी फिर लेना ज़्यादा पसंद है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता, स्पेशली ज्वेलरी में। मतलब कपड़े वगैरह ठीक है, बट ज्वेलरी समथिंग मतलब जो हम ऑनलाइन लेना इतना प्रेफर नहीं करते। और आप? और मुझे ये भी लगता है कि हमेशा से हम ये करते आए हैं कि धनतेरस वाले दिन जाके कुछ लेकर आए हैं, शुभ माना जाता है, तो वो चीज़ ऑनलाइन फील नहीं आती, आप उस तरीके से उसको नहीं महसूस कर पाते हैं, तो इसलिए आके ये खरीदना बेटर लगेगा। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या डिमांड 2019 के लेवल पे वापस आ गई है एकदम से, प्री कोविड बिफोर कोविड के लेवल से, तो आप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, वो डिमांड वापस नहीं आई है अभी।
मुझे लगता है कि अगर कोविड दोबारा नहीं आता है तो एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है आगे। ओके, सो जैसा हमने अभी सुना कि ऑफ कोर्स मूड बेटर हो रहा है, फेस्टिव सीजन के लिए लोग आ रहे हैं, लोग धनतेरस पे अपना टोकन जो है सेंटिमेंट के लिए खरीदारी भी कर रहे हैं बाजार में। लेकिन ऑफ कोर्स 2019 से अगर हम कंपेयर करें तो अभी सेम नहीं है डिमांड। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ साक्षी बजाज फॉर एनडीटीवी। और अब आपको दिखाते हैं वो राम मंदिर जो दिल्ली में बनकर तैयार हो गया और यहीं बैठकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करेंगे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं केजरीवाल सरकार के बनवाए इस दिल्ली के राम मंदिर की पूरी कहानी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो उससे पहले ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर राम मंदिर की रेप्लिका बनवाई है, अनुकृति बनवाई है। तो ये है वो राम मंदिर जो दिल्ली के अंदर दिल्ली की केजरीवाल सरकार बनवा रही है। दरअसल ये राम मंदिर अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का एक रेप्लिका है, उसकी एक अनुकृति है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसको बनाया गया है। यहीं पर 4 नवंबर को जो दीपावली का दिन है उस दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर बैठकर दिवाली की पूजा करेंगे। हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का या दिल्ली की केजरीवाल सरकार का अयोध्या और भगवान राम के प्रति जो है झुकाव वो दिखाई दे रहा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए, अयोध्या में ये घोषणा की कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सभी लोगों को, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलती है और तीर्थ यात्रा दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार करवाती है, वैसे ही यूपी में भी करवाई जाएगी। दिल्ली में भी अयोध्या का जो नाम है उस लिस्ट में जोड़ दिया गया है जहां पर तीर्थ यात्रा के लिए दिल्ली के लोग, जो दिल्ली के बुजुर्ग हैं, वो जा सकते हैं। और गोवा में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता आतिशी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आयोजन क्या है, पहले तो इसके बारे में बता दीजिए, फिर आपसे सवाल पूछूंगा मैं। देखिए, दिवाली 4 तारीख को है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरी देश की आस्था है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक सब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दिल्ली में इस समय एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम होती है कि दिल्ली में इस समय पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा होता है। इसलिए हमें दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उनको कहना पड़ता है कि पटाखे मत बजाइए। तो अब इस बार अलग से श्री राम मंदिर बनवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसके साथ भगवान श्री राम तो जुड़े ही हुए हैं। दिवाली मनाई ही इसलिए जाती है कि 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो पूरी अयोध्या में दीपों की रोशनी से अयोध्या खिल उठी थी। तो हम भी इस बार भगवान श्री राम का स्वागत दिल्ली के अंदाज में कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य तो आम आदमी पार्टी के एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि धर्म भारत में हर इंसान के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करता है। आम आदमी पार्टी के लिए हमारी राजनीति में हम ये मानते हैं कि हर धर्म महत्वपूर्ण है। तो अगर हम अयोध्या तीर्थ यात्रा योजना के लिए भेज रहे हैं तो हम गोल्डन टेम्पल भी भेज रहे हैं। अगर हम शिरडी भेज रहे हैं तो हम अजमेर शरीफ भी भेज रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए स्थान जरूर मिलना चाहिए। राजनीति, धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म, ये सब अपनी जगह पर हैं। लेकिन इस अनुकृति को देखकर इस बात का एहसास होता है कि अगर ये अनुकृति इतनी सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रही है तो जब श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा तो वो कितना सुंदर और भव्य दिखाई देगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।